हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज अपन मैट्रिक्स ओलंपियाड का फिजिक्स का 11th क्लास का पेपर सॉल्व करेंगे जो 13 नवंबर को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज नीटा टू पावर एक्स, रो टू पावर वाई एंड आर टू पावर जेड, वेयर नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी and rho is density of liquid, r is radius of tube, then the value of x, y and z। मतलब अपन को क्रिटिकल वेलोसिटी को डायमेंशन की फॉर्म में नीटा, रो और आर में एक्सप्रेस करना है और उससे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अपन सभी की डायमेंशन लिख लेते हैं और एक्स, वाई, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है तो वो वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल होगी, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो अपन लिख सकते हैं m0 L1 t-1। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखनी है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन के लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। तो यहाँ से जो नीटा है वो हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। तो F जो है वो तो फोर्स हो गया, विस्कोसिटी फोर्स, R रेडियस ऑफ ट्यूब हो गई और V जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से अगर अपन विस्कोसिटी की जो डायमेंशन लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m1 L-1 t-1। ठीक है। इसी तरह से अगर डेंसिटी की अपन डायमेंशन लिखते हैं तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी m1 L-3 t0 एंड रेडियस ऑफ ट्यूब की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी m0 L1 t0। तो यहाँ से अब अपन डायमेंशन की फॉर्म में लिख देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी को। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू नीटा टू पावर एक्स, रो टू पावर वाई एंड आर टू पावर जेड। तो डायमेंशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा m0 L1 t-1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी m1 L-1 t-1 टू पावर x एंड रो की डायमेंशन m1 L-3 t0 टू पावर y एंड r की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी अपने पास L1 टू पावर z। तो यहाँ से अपन सभी की जो पावर्स हैं m पावर, l पावर और t टू पावर, इनको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर m टू पावर देखें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर l टू पावर 1 है और इधर अपन l टू पावर देखेंगे तो ये आ जाएगा -x -3y प्लस z। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो t टू पावर है वो -1 है और राइट हैंड साइड में जो t टू पावर है वो हो जाएगी -x प्लस 0 प्लस 0। इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ इक्वेशन 1, 2, 3 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू -1। सो अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है इफ मास इज मेजर इन यूनिट्स ऑफ अल्फा kg, लेंथ इन बीटा मीटर एंड टाइम इन गामा सेकंड, देन कैलोरी वुड बी। तो कैलोरी जो होती है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और जूल जो यूनिट होती है वो वर्क की होती है। तो इसको अगर अपन SI में लिखते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.2 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ अपन को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ मास इज मेजर इन यूनिट ऑफ अल्फा kg, दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ मास गिवन है इक्वल टू अल्फा kg। तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय अल्फा। इन सेम वे 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल है बीटा मीटर के, दैट मीन्स 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन बीटा
and 1 second is time measure in gamma second. That means 1 second is equal to 1 upon gamma. तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, 1 kg के लिए लिख देंगे अपन 1 अपॉन अल्फा, 1 मीटर के लिए 1 अपॉन बीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इसके लिए लिख देंगे अपन 1 अपॉन गामा होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4.2 अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2 एंड गामा टू पावर 2। सो अपना आंसर होगा सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसने बोला है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला अपन को पता है, टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो यहाँ से अगर अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर बतानी है, तो यहाँ से अपन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे अपन टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो यहाँ से जी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ग्रेविटेशन में चेंज इन एरर कैलकुलेट करता हूँ तो यह आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 माइनस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। लेकिन अपन को मैक्सिमम एरर बतानी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो एरर बतानी है, इसलिए यहाँ पर माइनस की जगह क्या लेते हैं प्लस। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन को जो लेंथ में परसेंटेज एरर दे रखी है वो कितना गिवन है। लेंथ में परसेंटेज एरर गिवन है 1% और टाइम पीरियड में गिवन है 2%। तो ये जो लेंथ में परसेंटेज एरर हो गई इसको कितना लिख देते हैं 1% प्लस 2 एंड टाइम में जो परसेंटेज एरर है दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये कितना गिवन है 2%। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5%। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी होगी 5%। तो अपना आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, तो इसमें बोला है पास्कल सेकंड हैज डायमेंशन ऑफ। तो अगेन ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो डायमेंशन के क्वेश्चन में आपको बोला है पास्कल इंटू सेकंड की जो डायमेंशन है इनमें से किस ऑप्शन से मैच करती है। तो पास्कल इंटू सेकंड की अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पास्कल क्या होता है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को अपन लिख सकते हैं, पहले प्रेशर की डायमेंशन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T-2 एंड एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L2। तो यहाँ से अगर प्रेशर की डायमेंशन लिखें तो ये आ जाएगा m1 L-1 T-2। अब अपन को किसकी डायमेंशन चाहिए पास्कल इंटू सेकेंड की। तो पास्कल इंटू सेकेंड की जो डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ पास्कल इंटू सेकेंड, तो पास्कल की डायमेंशन इनकी प्रेशर की डायमेंशन अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड से। तो यहाँ अपने पास डायमेंशन आ जाएगी m1 L-1 T-1। अब ये जो डायमेंशन है इसको अपन को ऑप्शन से चेक करना होगा कि ये डायमेंशन किससे मैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर अपन डी ऑप्शन को चेक करते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन अपन F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो नीटा है यही क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा F अपॉन 6 पाई RV। तो F क्या है फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन लिख देते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी m1 L1 T-2। 6 पाई जो है डायमेंशन लेस है, R क्या है रेडियस ऑफ स्फेयर हो गया, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी L1 और V जो है वो क्या है वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन हो जाएगी
L1 T-1। तो यहाँ से अगर अपन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखें तो ये कितना आ जाएगा, M1 L-1 T-1, जो किससे मैच कर रही है, अपना पास्कल इंटू सेकेंड से। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी। नाउ जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और दो पार्टिकल्स है, ठीक है, ए एंड बी, दो बॉडीज है, उसका आपको एक्सेलरेशन का रेशो बताना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, किसके लिए, एक तो ए के लिए। तो स्लोप ऑफ ए जो होगा वो कितना आ जाएगा, tan 25 डिग्री, स्लोप होता है tan थीटा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू tan 25 डिग्री। एंड इन सेम वे अगर अपन बी बॉडी का जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो जो स्लोप होगा वो कहाँ से मेजर करते हैं, इसमें स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा जो मेजर करते हैं अपन वो कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर बी के लिए अगर अपन थीटा देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। इसका मतलब अगर अपन स्लोप ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा, tan 50 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना आ गया आपके पास, tan 50 डिग्री। यहाँ आपको रेशो चाहिए तो रेशो एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी वो कितना आ जाएगा, tan 25 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री। तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, tan 25 टू tan 50 डिग्री। नाउ जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकंड। मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेकंड की बात करिए तो आपको 1 सेकंड में जो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपको इसका फॉर्मूला पता है। तो एस nth इक्वल टू कितना होता है, u प्लस a बाई 2n-1। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस ट्रेवल के लिए पूछा है 4 सेकंड में 3rd सेकंड में, और बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब अगर अपन 4th सेकंड में देखते हैं 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल। तो 4th सेकंड की बात कर रहे हैं तो n की जगह अपन 4 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस a बाई 2 इंटू 4-1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 7a बाई 2। इसी तरह से 3rd सेकंड में, पर्टिकुलर 3rd सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, उसके लिए अपन 3rd सेकंड के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे, दैट मीन्स n की जगह अपन 3 पुट कर देंगे। और इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगा, 0, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। तो यह आ जाएगा 0 प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 3-1। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आएगा 5a बाय 2। अब यहाँ आपको रेशो पूछा है तो 4th सेकंड अपॉन 3rd सेकंड का जो रेशो है तो दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, 7a बाई 2 डिवाइडेड बाय 5a बाई 2। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7/5। देखिए अपना आंसर होगा ए। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3ik प्लस 4j विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है किसके रेस्पेक्ट में अपन को वेलोसिटी दे रखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसकी, बोट की। तो यहाँ अपन नोट डाउन कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना गिवन है आपके पास, 3ik प्लस 4j। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी -3ik माइनस 4j विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि जो वाटर की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना गिवन है, -3ik माइनस 4j। अब आपसे पूछा क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर।
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर अपन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं अपन 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6i कैप प्लस 8j कैप। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू जो वाटर है वो होगा 6i कैप प्लस 8j कैप। इसका मतलब जो अपना आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑफ वुड, इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर, इनिशियली रेस्ट पर है, दैट मीन्स u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, टू स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन 9.8 मीटर लॉन्ग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और इसको किधर मूव करना है अलोंग द इंक्लाइन, कितना 9.8 मीटर। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कितना इसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है 9.8 मीटर, तो यहाँ पर अपन इस डायरेक्शन में न्यूटन की इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। तो अगर अपन इसका एफवीडी बनाते हैं तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा mg, इस डायरेक्शन में अगर अपन कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन तो कितना आ जाएगा mg sin 30, बिकॉज ये एंगल तो कितना हो गया 90, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो यहाँ और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30, तो ये कंपोनेंट तो कितना होगा mg cos 30 और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin 30। अब अपन इक्वेशन यूज करना चाहते हैं अलोंग द इंक्लाइन, दैट मीन्स मुझे अलोंग द इंक्लाइन ही एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो अलोंग द इंक्लाइन कितना फोर्स लग रहा है mg sin 30, दैट मीन्स एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन कितना हो जाएगा g sin 30, इसमें अपन मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g sin 30। अब अलोंग द इंक्लाइन अपन इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट, दैट मीन्स अपन न्यूटन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो एस अपन को कितना दे रखा है अलोंग द इंक्लाइन कितना चलना है उसको 9.8 मीटर, इनिशियली कहाँ पर है रेस्ट पर, दैट मीन्स इनिशियल यू वेलोसिटी जो है यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास g sin 30 इंटू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से 9.8 इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू भी 9.8 और sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू टी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 9.8 है, इधर भी कितना है 9.8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। दैट मीन्स अलोंग द इंक्लाइन इसको 9.8 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर रेडियस। तो ये रेडियस जो गिवन है अपन को गिवन है 1 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर पार्टिकल ए से बी मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल टू फाइनल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर जो इनिशियल टू फाइनल मतलब ए टू बी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपन को पता चल गया कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, और टाइम अपन को गिवन है इस ए टू बी मूव करने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पर गिवन है कितना 1 सेकेंड। तो यहाँ पर टी की जगह अपन कितना पुट कर देंगे 1, तो यहाँ पर आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2r, और r की वैल्यू आपको गिवन है कितना 1 मीटर, जो रेडियस है वो कितना गिवन है 1 मीटर, तो r की जगह अपन 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से के पास आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी।
अब यहाँ पर पार्टिकल जो है मूव कर रहा है किस तरह से, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये कौन सा सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट मीन्स ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0। अल्फा 0 होगा तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा, 0। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहेगी, कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो सेंटर ओ सेंटर है, तो पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर इस तरफ होगी माइनस आई कैप में। जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी, दैट मीन्स माइनस जे कैप में। यहाँ पर आई कैप में होगी और यहाँ पर क्या होगी, जे कैप में। ऑलवेज किधर होती है, टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन अपन ने देखा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, और जो भी एक्सेलरेशन है वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल क्या एक्सेलरेशन 0 है, नहीं 0 नहीं है, ठीक है। क्या है, एक्सटर्नल रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल नहीं है, डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, दैट मीन्स इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अपन देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा, सी। जो एक्सेलरेशन है वो किधर होगा, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से अपन बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को क्या बोला है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। तो आपको गिवन है कि मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, 10 मीटर। मतलब आप मैक्सिमम हाइट अगर किसी पार्टिकल को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। वो आपको गिवन है कितना, 10 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पार्टिकल को अपन क्या करवाएं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएं तो उसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो कब मिलती है, जब आप कितने डिग्री के एंगल पर इसको प्रोजेक्टाइल करवाएं, 45 डिग्री के एंगल पर। तो जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, जी। तो यहाँ से अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 20 मीटर। और ये अपनी क्या होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में अपन को क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो पार्टिकल का कौन सा पॉसिबल पाथ हो सकता है। तो अगर अपन इसको ऑप्शन से चेक करें तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम है या क्या है, अपोजिट, तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जो एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो, सेम। एन आर्क ऑफ सर्कल, तो देखो सर्कल और एलिप्स में यहाँ पर आपको बोला है एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन अपन को पता है कि सर्कल में जो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। तो अपन इलिप्स और सर्कल भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें पैराबोला, तो पैराबोला में अगर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज किधर होता है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। और वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी इनिशियल से। तो अपना आंसर क्या होगा, पैराबोला, ठीक है।
देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, अ बॉडी मास 5 kg, इसका मास आपको 5 kg दे रखा है, स्प्रिंग से सस्पेंडेड है ऑन अ इंक्लाइन प्लेन एज शो इन फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस मेजर। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, जो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसको मेजर करेगा। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है ये कैलकुलेट करना है, और जो भी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, वही स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, जब स्प्रिंग इसका अपन एफबीडी बनाते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना होगा mg cos 30, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा mg sin 30, और यहाँ पर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। और स्प्रिंग में इस फोर्स की वजह से mg sin 30 की वजह से इसमें कुछ ना कुछ एक्सपांशन हो रहा होगा। सपोज अपन मान लेते हैं इसमें कितना एक्सपांशन है x, ठीक है, उससे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, f स्प्रिंग kx के इक्वल, तो उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर f स्प्रिंग। अब ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसको इक्विलिब्रियम में आ गया तो नेट फोर्स कितना होगा 0, तो नॉर्मल तो किसके इक्वल हो जाएगा mg cos 30 के इक्वल। आपको क्या मेजर करना है स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स f स्प्रिंग किसके इक्वल होगा mg sin 30 है, बिकॉज सिस्टम अब यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम में। तो अगर f स्प्रिंग अपन देखें तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास mg sin 30, तो m की वैल्यू आपको गिवन है तो ये आ जाएगा 5g, और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25। तो f स्प्रिंग फोर्स कितना मेजर हो रहा है 25, तो जो भी स्प्रिंग फोर्स है वही क्या होगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में अपन से क्या बोला है, अ प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार जो है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल के साथ जब कार का एक्सेलरेशन कितना था 0, तो यहाँ से एक सीलिंग से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक कनेक्टेड था जो कैसा रहेगा वर्टिकल, और जैसे ही ये कार एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो वो ब्लॉक है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना लेगा, थीटा एंगल बना लेगा। अब ये एक्सेलरेशन से मूव करती जा रही है कार, और जो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको एम मास का कंसिडर कर लेते हैं, ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है थीटा। तो यहाँ पर अपन को ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसका एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल के साथ सपोज ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एक तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग जाएगा mg, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स, और ये जो अपन एफबीडी बना रहे हैं इस ब्लॉक का ये किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं कार के रेस्पेक्ट में। तो और कार कैसा फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पर एक शूडो फोर्स लगेगा इसके कार के रेस्पेक्ट में एफबीडी बनाने पर, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पर शूडो फोर्स लगेगा। अब ये जो कार के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये कहाँ पर है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एफ नेट क्या कर देते हैं 0, ठीक। तो यहाँ पर अपन टेंशन फोर्स के कंपोनेंट ले लेते हैं, और टेंशन फोर्स में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टेंशन फोर्स का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा एम ए के इक्वल, एंड टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा एम जी के इक्वल। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय जी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकल के साथ टेन इनवर्स ए बाई जी एंगल बनाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ 1 kg इज स्टॉप्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स F परपेंडिकुलर टू द वॉल इफ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ F विल बी। तो देखिए यहाँ पर अपन को एक वॉल है, उससे एक
एम मास का जो ब्लॉक है जिसका मास आपको दे रखा है कितना 1 kg, एक एफ फोर्स की हेल्प से अपन ने इसको रेस्ट पर रख रखा है। ठीक है, तो आपको एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे ये ब्लॉक जो रहे वो कहाँ पर रहे, रेस्ट पर रहे। तो अपन इसका एफ बना लेते हैं। तो इसके एफ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इतना mg, और ये जो वॉल है ये वॉल क्या है, रफ, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.2। तो रफ वॉल है इसलिए इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इसकी जो ब्लॉक की टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड मूव करने के लिए, इसलिए इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, और एन जो है इस ब्लॉक पर जो वॉल फोर्स लगाएगी नॉर्मल फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, और वो कितना होगा एन। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। अब ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कहाँ पर है, रेस्ट पर। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर अपन फोर्स बैलेंस कर देते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल, और एफ किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ से म्यू एन इक्वल टू कितना आ गया, एम जी। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन अपन एक्स डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो एफ फोर्स जो अपन अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ सर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन। ये हो गई इक्वेशन 2। अब जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ। तो इक्वेशन 1 में अपन लिख लेते हैं म्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ इक्वल टू होगा एम जी डिवाइडेड बाय म्यू। तो एम जो गिवन है वो कितना गिवन है, 1 kg। जी की वैल्यू अपन 9.8 ले लेते हैं, और जो म्यू है वो कितना है 0.2। तो एफ जो है वो कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ अगर अपन 49 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई करें तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना बी, 49 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को बोला गया है अ व्हीकल ऑफ मास m is moving on rough horizontal road with momentum p. If the coefficient of friction between the tire and the road be mu, then the stopping distance is. तो यहाँ पर अपन कंसिडर कर लेते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और उसके का पास इनिशियल मोमेंटम कितना है p, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उसको अपन कितना कंसिडर कर लेते हैं u। यहाँ पर ये जो सरफेस है ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, इसका और उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको कितना गिवन है, म्यू। इसका मतलब ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर कर एम मास का ब्लॉक स्टॉप हो गया। जब ये स्टॉप होगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर अपन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर अपन इस स्मॉल एम ब्लॉक का एफ बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आ जाएगा, म्यू एम जी। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, एम जी। अब मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू जी। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s). तो फाइनल जब ये स्टॉप हो जाता है तब उसकी वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको अपन ने कंसिडर कर लिया कितना है कि ये इनिशियली कितने से मूव कर रहा था, u से मूव कर रहा था। ठीक है, x प्लस 2, यहाँ रिटार्डेशन मोशन होगा क्योंकि फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अपन कितना लिख देंगे, माइनस म्यू जी इंटू एस। तो यहाँ से अगर अपन s कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को मोमेंटम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा, तो इसको मोमेंटम की फॉर्म में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर से। तो यहाँ पर मोमेंटम जो होता है p इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू यू। तो यहाँ से एम स्क्वायर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 म्यू एम स्क्वायर इंटू जी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई अपने पास p स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर जी। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में अपन को बोला गया है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो यहाँ दो केसेस दे रखे हैं। पहले किसी पार्टिकल को आपने सपोज मान लेते हैं कितनी हाइट से ड्रॉप करा है, h हाइट से ड्रॉप करा है। तो जब पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप करा है, ठीक है, तो ग्राउंड से जब ये जस्ट बिफोर कोलिजन टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो अगर इस कंडीशन में अपन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वी, तो हो जाएगा m अंडर रूट 2gh। ठीक है, अब बोला गया है कि इस हाइट को अपन ने 100% से इंक्रीज कर दिया, मतलब कि अब नेक्स्ट केस में जो हाइट है वो कितना हो गया, 2h। मतलब पार्टिकल को जो ड्रॉप करा है वो 2h हाइट से ड्रॉप करा है। तो यहाँ पर जब ये ग्राउंड पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू अंडर रूट 2g एंड हाइट, और हाइट कितनी दे रखी है, 2h। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना होगा, P2 इक्वल टू m इंटू वी, तो m अंडर रूट 4gh। क्लियर है। तो यहाँ अगर अपन P2 और P1 में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो P2 इक्वल टू हो जाएगा √2 P1। ठीक है, अब अपन को परसेंटेज चेंज पूछा है दोनों केसेस में, दोनों कंडीशन में। तो जो परसेंटेज चेंज होगा मोमेंटम में, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम दैट मीन्स P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट मीन्स P1 अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। तो यहाँ से जो P2 है, P2 कितना हो गया, √2 P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास √2 माइनस 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा, इसको लिख देंगे अपन 1.414 माइनस 1 इंटू 100, दैट मीन्स ये हो जाएगा 41.4%। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो कौन सा हो गया अपने पास, बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखते हैं अपन को क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम इज 2 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p² अपॉन 2m। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ m v²। इसको मास से अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर जो मास m² v² बन जाएगा उसको अपन p² लिख सकते हैं, मोमेंटम अपॉन कितना हो जाएगा 2m। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम कितना है 2², मोमेंटम 2 गिवन है एंड मास कितना गिवन है 3, तो 2 इंटू 3। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 2/3 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2/3 जूल, यानी कि कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इफ अ लाइटर बॉडी मास m1 एंड वेलोसिटी v1। मतलब एक बॉडी दे रखी है जिसका मास जो है वो लाइट है, उसका मास m1 एंड वेलोसिटी कितना गिवन है v1, एंड हेवियर बॉडी जिसका मास आपको दे रखा है m2 एंड वेलोसिटी v2। दोनों की जो आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो आपको इन ऑप्शन में से रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, p1² अपॉन 2m1, एंड सेकंड वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, p2² अपॉन 2m2। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिलेशन आएगा आपके पास, 2m2 p1² इज इक्वल टू 2m1 p2²। अब देखिए दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक और ये अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा m2
P1 स्क्वायर इक्वल टू M1 P2 स्क्वायर। अब ये इक्वल है। अब अपन को बोला गया है कि जो M1 है वो कैसी बॉडी है, लाइटर बॉडी है, मतलब M1 की वैल्यू कम है, ठीक है, और M2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ M2 P1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, M1 P2 स्क्वायर, मतलब ये मल्टीपल क्या है, इक्वल है। तो अगर M1 की वैल्यू यहाँ पर कम है दैट मीन्स P2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और M2 की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स P1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर वुड बी लेस देन P2 स्क्वायर। अब तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 शुड बी लेस देन P2। तो P1 क्या होता है, M1 V1 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, M2 V2। तो ये अपना रिलेशन आ गया, M1 V1 शुड बी लेस देन M2 V2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है, असर्शन बोला है, इन ए इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली बॉडी की बात करी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन किसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए। यहाँ पर क्या बोला है, इस बॉडी के लिए बात करा है, यानी कि पर्टिकुलर बॉडी के लिए यहाँ पर बात करा है, तो वो कंजर्व नहीं रहती, पूरे सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो असर्शन है वो गलत है, रॉन्ग है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार रीजन को चेक कर लेते हैं। इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो ये भी गलत है। अगर दो बॉडीज है जो आपस में कोलाइड कर कर एक साथ मूव कर रही हैं, तो जो कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीजन दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। वेलकम टू द मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर सॉल्यूशन। तो आज अपन केमिस्ट्री के 11th का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना 1 ATM है, अगर अपन बात करें किसकी, अपने 1 ATM की, तो जो 1 ATM होता है वो इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगर आप इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या आएगा, 101.325 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये किलो हो गया तो क्या आ गया, 101.325 किलो पास्कल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81.4 ग्राम सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल contains 0.002 gram of water. The amount of pure ethyl alcohol to the proper number of significant figures is। देखो अगर अपना सिग्निफिकेंट फिगर जो दे रखा है वो 0.4 तक ही दे रखा है, मतलब सिंगल डिजिट तक दे रखा है, और यहाँ पे जो अपन माइनस कर रहे हैं मास वो बहुत ही कम है, मतलब 0.002 है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो इसका लगभग मास होगा वो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि वाटर का मास इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो अपन बोल देंगे कि मास कितना होगा, 81.4, और यही इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। तो अपना क्या आंसर होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोला है कि द यूनिट जूल पर पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। तो पूछा है कि जूल पर पास्कल। तो जूल पर पास्कल की बात करें तो देखो जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ये अपन बोल सकते हैं, अपॉन पास्कल, पास्कल क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से न्यूटन न्यूटन तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या यूनिट हो जाएगी, ये मीटर क्यूब। तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि जो जूल पर पास्कल है वो अपना किसके बराबर है, मीटर क्यूब के बराबर है। तो अपना क्या आंसर होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रखा है कि एसेशन रीजन बेस्ड है, द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टॉर्ट। एकदम सही बात है, एटम कैन बी ट्रांसफर ओनली, तो एकदम सही होगा। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसने बोल रखा है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो बेसिकली ये इक्वल नंबर रख भी सकती है। जैसे अगर अपन बात करें कि O2 और N2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि O2 और N2 है, इनका अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर सेम रखूँ तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो भी एग्जैक्टली क्या आएंगे, सेम।
नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे यहाँ पर, सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम इसलिए आएंगे क्योंकि अगर आप गैसेस पे पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करते हो तो एन क्या है, पी वी अपॉन आर टी। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि पी सेम है, वी सेम है, आर सेम है, टी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो दोनों में जो एटोमिसिटी है वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम। बट ये बोल रहा है कि सेम हो ही नहीं सकते, बट सेम हो भी सकते हैं। सेम कब नहीं होते, जब अपन बात करते हैं O2 और SO3 गैस की, तब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बट अपन कोई श्योरिटी की नहीं बोल सकते कि हमेशा सेम नहीं होंगे, सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। इसलिए अपन सेकंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10⁻4, यहाँ से -4 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन 9.1 इंटू 1.67। इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा ये 1.8 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर होगा, पी अपना आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंस। तो तुम्हें पता है कि हीलियम का अगर आप सिंबल की बात करो तो ये होता है 2 और ये 4। तो 4 इसका मास नंबर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर 2 तो होंगे प्रोटॉन और 2 होंगे न्यूट्रॉन्स। तो क्या आंसर आएगा, सी अपना आंसर आ जाएगा। अब द हैवीएस्ट पार्टिकल्स, देखो ये सारे सब पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैसॉन। बेसिकली क्वार्क और एंटी क्वार्क का जो अट्रैक्शन का जो पेयर होता है वो होता है, और इसका मास जो होता है वो इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, मैसॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, एकदम सही बात है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, एकदम सही है। बोर्न ने आइसोटोप की डिस्कवरी नहीं की थी। बोर्न ने तो क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। तो अपना जो डी होगा वो क्या होगा, नॉट करेक्टली मैच। तो डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखें तो Na और Ca ये सेम ग्रुप सेम पीरियड के अंदर बिलोंग नहीं करते। बेसिकली Na के बाद Mg आता है और Mg के नीचे क्या आता है, Ca। तो इसका तो थर्ड पीरियड है और इसका फोर्थ पीरियड है, तो इनका पीरियड सेम नहीं है। फिर बात आती है Na और Cl, ये देखो सेम पीरियड में होते हैं, Na, Mg, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो यहाँ तक कहाँ तक आएगा, क्लोरीन। तो ये दोनों थर्ड पीरियड में क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। तो बी का जो होगा वो सेम पीरियड होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन सेम ग्रुप में है तो सेम पीरियड में हो नहीं सकते, और यहाँ पर ये भी दोनों सेम पीरियड में बिलोंग नहीं करते। तो कौन बिलोंग करता है, Na और Cl। उसके बाद लिखा गया कि द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये पीरियोडिक में इनर्ट गैसेस को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं, इनर्ट गैसेस को। जैसे 10 हो गया नियोन, 18 हो गया आर्गन। तो ये सब क्या हैं, इनर्ट गैसेस हैं। तो क्या आंसर होगा, बी अपना क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है द हैवीएस्ट एटम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। तो इनमें हैवीएस्ट मतलब जिनका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करें तो मरकरी का मास होता है 200, और लेड का मास होता है 206, यूरेनियम का होता है 238, और रेडियम का होता है 226। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होगा, यूरेनियम का। तो अपना ए क्या हो जाएगा, आंसर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एटॉमिक नंबर पे सवाल है कि द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 इज प्लेस्ड इन। तो देखो ये कार्बन होता है। वैसे तुम्हें याद रहता है कि जनरली ये अपनी नई वाली पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होता है, 14 ग्रुप में। पर अगर अपन थोड़ा सा पुराने की बात करें तो ये 14 की जगह ये होता है 4th ए ग्रुप में। तो कौन सा ग्रुप होगा, 4th ए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 4th अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब एमओटी के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2। तो देखो स्टेबल कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अगर नॉन जीरो आ रहा है वो तो स्टेबल होगा, और जिसका जीरो आ रहा है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे जब अपन Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो जो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है वो किस तरीके से आएगा,
Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे 1s2 में, फिर 1s2 स्टार 2 में, या अपन बोल सकते हैं इसको सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, इसमें जाएंगे। तो ये जो 4 हैं ये तो अपने कौन से हैं? बॉन्डिंग, और ये 2 कौन से हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो 4 - 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। तो ये नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अब अगर अपन Li2 प्लस की बात करें तो Li2 प्लस के अंदर अगर अपन देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1। तो यहाँ पर आएगा 3 - 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। तो वो किसी का भी जीरो नहीं है, तो कोई भी अनस्टेबल नहीं होगा, दोनों क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? डी अपना आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए एमओटी के अकॉर्डिंग, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस में कन्वर्ट होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। अब देखो अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 3 और बिहेवियर होता है इसका डायमैग्नेटिक। अब N2 से अगर आप N2 प्लस जाओगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉन्डिंग से निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2.5 और बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया जो आपको पूछा है। फिर बात करते हैं O2 की। O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और इसमें बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है, और O2 से O2 - 2 जाते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक तो हो जाता है, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? डिक्रीज होने की बजाय क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। उसके बाद अपन NO की बात करते हैं तो NO में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब जैसे ही ये NO से NO प्लस में जाएगा, यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा यहाँ पर 3, और इसका बिहेवियर जो है वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हो रहा है और पैरामैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है? डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा? बी। डी ऑप्शन में भी चेक करोगे ना तो ये पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक ही रह जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और इसका 2। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एटलीस्ट 2.5 होना चाहिए। अब N2 प्लस में ही क्या होता है कि जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो ये आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2-2। और यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि एक आएगा सिग्मा 2pz, तो इसमें एक, तो ये तो हो गया हाफ सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गए 2 पाई बॉन्ड। तो N2 प्लस के अंदर ही ऐसा होगा, तो ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Xc जेनॉन पे XeO4 में पूछा है। तो XeO4 का अगर आप देखो यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाओ तो डबल बॉन्ड O, 4 क्या हो गए? फ्लोरीन, और एक क्या आ गया? लोन पेयर, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 होता है। 6 बॉन्डिंग में चले गए और एक लोन पेयर। 6 बॉन्डिंग में 5 तो क्या है? सिग्मा है, और एक क्या है? लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 6। तो उसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2, और इसमें लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? sp3d2, और लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को देखें तो बोला गया कि एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स हैव द सेम वैल्यूज एज O2 एट 300। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 8RT/πmw। तो ये बराबर होना चाहिए किसका किसका? CH4 का और O2 का। तो यहाँ पे पहले अपन ये CH4 की लिख दी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? O2 की एवरेज स्पीड के बराबर। तो 8RT टेम्परेचर ऑफ O2/πmw ऑफ O2। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अब अगर अपन देखें तो 8 पाई तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है उसको T, यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना है? 16,
यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300 और यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना होगा 32। तो यहाँ से टेम्परेचर निकालोगे तो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे T/16 इक्वल टू 300/32। इसको सॉल्व करोगे ना तो टेम्परेचर कितना आएगा 150 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना आ गया 150 केल्विन। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड H2 दे रखा है 32 एंड 64। If 1 liter of O2 at 15 degrees Celsius and 750 mm of pressure contains n molecules, then the number of molecules in 2 liters of SO2 under the same condition of temperature and pressure। तो यहाँ पे अपन पहले ही मान लेते हैं कि O2 और SO2 का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है सेम है। ठीक है, दोनों का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है सेम। तो अपन दोनों का प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है तो अपन एक PV = nRT इस पर अगर लगाएं तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो वॉल्यूम के क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस चीज़ों को सेम कर दिया तो इसका 1 लीटर में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मान लिए n। तो n नंबर ऑफ मोल्स की वजह से यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स आए n आए। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है 2। तो यहाँ पे मोल्स कितने आने चाहिए तो 2n और उसकी वजह से कितने आने चाहिए थे 2N नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आने चाहिए थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा सी अपना आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एट सैंपल ऑफ O2 गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस एट बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 751 mmHg और वेपर प्रेशर उसमें कितना दे रखा है 21। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है सैंपल में। देखो टोटल प्रेशर जो कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है 751 और उसमें 21 किसका होगा वेपर प्रेशर का। तो 751 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 730 और ये जो प्रेशर होगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा O2 होगा। ये mm में दे रखा है तो इसको ATM में कन्वर्ट करेंगे तो 760 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो लगभग कितना आ जाएगा 0.96 से ATM के ये बराबर आ जाएगा। तो सी अपना क्या होगा आंसर होगा। तो अब जो क्वेश्चन है वो है कि 50 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेज आउट थ्रू ए स्मॉल होल फ्रॉम ए वेसल इन 20 मिनट्स देन नीडेड फॉर 40 ml ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा R ऑफ O2 अपॉन R ऑफ H2। उसको अपन क्या लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। ये डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है। तो इसको कितना डिफ्यूज़ कराना है 40 ml कितने टाइम में अपन ने बोल दिया T टाइम में। और इसका H2 का कितना हुआ 50 ml कितने टाइम में 20 टाइम में। तो यहाँ पर कितना होगा ये 2/32। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 80/5T इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से T आएगा 64 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना बी अपना ऑप्शन होगा। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आपसे पहला सवाल पूछा है कि जो बैंगन का वैज्ञानिक नाम दिया है, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम, वो कौन से रूल्स के ऊपर आधारित है। बैंगन एक प्लांट है और प्लांट के लिए ICBN रूल्स बनाती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका सही जवाब क्या होगा ICBN। अगला सवाल, अगले सवाल के अंदर आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। इन दोनों कॉलम के अंदर आपको मैच करना है। एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है, ये सिस्टेमा नेचुरी द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। उसके बाद में जेनेरा प्लांटेरम जो दूसरी बुक है, जेनेरा प्लांटेरम में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो बुक है। तीसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, पादपों के द्विनाम पद्धति से रिलेटेड है। और जो न्यू सिस्टेमेटिक्स है वो हम जूलियन हेलिक्स ने लिखी हुई थी। तो ये शब्द दिया था जूलियन हेलिक्स ने, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, बाह्य और आंतरिक वृद्धि क्रमशः किसमें पाई जाती है। बाह्य वृद्धि जो होती है वो निर्जीवों के अंदर होती है, आंतरिक वृद्धि सजीवों में होती है। तो देखिए जो सैंड माउंट्स होंगे
बालू के टीले, उनमें तो बाह्य वृद्धि होगी और मॉस ब्रायोफाइटा उसमें आंतरिक वृद्धि होगी। तो सही सवाल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। फेलिस और जो पैंथेरा है, फेलिस और पैंथेरा ये दोनों के दोनों फेलिडी से बिलोंग करते हैं, जबकि सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी फैमिली पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि शैवालों में सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से हैं? ऐसे वर्णक जो सभी शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ये ऑप्शन काट सकते हैं हम। क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों के अंदर और शैवालों के अंदर होता है, और इस क्लोरोफिल ए के साथ दूसरा जो वर्णक होगा वो होगा हमारे पास में बीटा कैरोटीन। सो इसका सही जवाब आ जाएगा बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए। तो तीसरा सवाल है, तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे सही जवाब है। आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसी संरचना है जो मोटाइल है, इसके साथ साथ वो अलैंगिक जनन की संरचना भी है। जो मोटाइल होती है वो होती है जूस्पोर, और ये अलैंगिक जनन के लिए काम आते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हमारा। चलिए आगे बात करें। आप ये बताएं कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा की तुलना में ज्यादा अच्छे से स्थल पर क्यों रह पाते हैं? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा की तुलना में अधिक अनुकूलित स्थलीय पादप है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर उपस्थित होता है। वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होने की वजह से ये आसानी से स्थलीय आवासों में रह सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एल्गी के अंदर क्राइसोफाइटा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? अगर हम बात करें क्राइसोफाइटा की, तो क्राइसोफाइटा के अंदर एक तो आते हैं डायटम्स, और डायटम्स के साथ दूसरे आते हैं गोल्डन एल्गी। सुनहरे शैवाल भी आते हैं और डायटम्स, ये दोनों के दोनों क्राइसोफाइटा के सदस्य होते हैं। अगला सवाल, आपको इस डायग्राम को देखकर पहचानना है कि ये डायग्राम आखिर किस चीज का है। सबको पता है कि ये डायग्राम एक प्रकार का मशरूम है, और मशरूम में ये अगेरिकस है। अगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का सदस्य होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, ऐसा कौन सा संरचना है जो पोलन ग्रेन को अवतरण मंच या लैंडिंग प्लेस प्रोवाइड कराता है? अगर आप एक कार्पल की संरचना देखें तो इस प्रकार से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। इसमें से ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा के ऊपर पराग कण आके गिरते हैं। तो सही जवाब होगा स्टिग्मा। ये अवतरण मंच प्रदान करता है पराग कणों के लिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। बीजों के अंदर जो टेस्टा बनता है उसका निर्माण कहां से होता है? एक ओव्यूल के अंदर जो बाह्य इंटेग्यूमेंट है, ये वाली, इससे सबसे बाहर की तरफ का जो आवरण बनेगा उसे टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को टेगमेन कहते हैं। तो टेस्टा जो है वो आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल से बनता है। अगला सवाल, इस पुष्पीय चित्र को देखकर पहचानना है कि ये पुष्पीय चित्र कौन सी फैमिली के प्लांट्स का है। तो यहां मुझे ऑब्लिक्यू ओवरी तिरछा अंडाशय दिखाई दे रहा है, और जो तिरछा अंडाशय होता है वो सोलेनेसी कुल के पादपों का होता है, सोलेनेसी। और यहां पर सोलेनेसी कुल का पादप है अश्वगंधा, इसलिए सही आंसर होगा अश्वगंधा सी। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। पादपों के अंदर सबसे बाहरी रक्षी सतह कौन सी है? प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्सटर्नल, सबसे बाहर की तरफ। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है और कॉर्क होती है, ये बाहरी है।
इसलिए सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। ये बहुत सीधे सीधे सवाल हैं, इनके पीछे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। अब ये चित्र दिया है आपको और इस चित्र के अंदर पहचानना है आपको कि ये ए बी सी डी क्या है। देखिए ए जो है वो एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की सतह। डी जो है वो भी एपिडर्मिस है, लेकिन ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ए क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। डी क्या है? लोअर एपिडर्मिस। इसके बाद जो बी है, बी है मीजोफिल, और सी है वो है यहां पे फ्लोएम। तो सही आंसर देखिए क्या होगा। अपर एपिडर्मिस को हम कहते हैं एडेक्सियल, हिंदी में कहते हैं अभ्यक्ष, और लोअर एपिडर्मिस को कहते हैं अबैक्सियल, हिंदी में कहते हैं अपाक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहां से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अर्ली वुड लेट वुड से कैसे अलग है? अर्ली वुड स्प्रिंग में बनती है, जो स्प्रिंग में बनती है वो लाइट कलर की होती है, उसकी डेंसिटी भी लो होती है। तो जो स्प्रिंग में बसंत में बनेगी वो हल्के रंग की होगी, उसका घनत्व भी कम होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीइंग लाइट इन कलर, हल्के रंग की होती है। अगले सवाल पे आते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम में जल का पाथवे क्या है? अगर वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर हम जल के पाथवे की बात करें तो सबसे पहले जल ओस्टिया, फिर उसके बाद में स्पॉन्जी सील, फिर ऑस्कुलम से होता हुआ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्टिया, स्पॉन्जी सील और ऑस्कुलम। अतः आंसर इसका आएगा ऑप्शन सी यहां पे। नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को देखकर हमें पता लगता है कि ये प्लेटी-हेल्मैंथीज का डायग्राम है, और प्लेटी-हेल्मैंथीज के डायग्राम के अंदर इनमें उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो आसानी से आप इस चित्र को देख करके इसके लिए सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके पीछे लॉजिक नहीं है। प्लेटी-हेल्मैंथीज है तो इसके अंदर आपको उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता देखने को मिलेगी। अगला सवाल, यहां आपको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के लिए सही जवाब कौन सा है? इस चित्र के अंदर देखने पर सीधा पता चलता है कि ये जानवर, ये जंतु चूसक एवं वृत्ताकार मुख वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, एविज का पक्षियों का लक्षण क्या है? मुख्य अभिलाक्षणिक लक्षण। देखिए पक्षियों के अंदर फीदर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए फीदर्स या फरों की उपस्थिति जो है वो इनका मुख्य अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। अगला सवाल, कॉमन डॉल्फिन का नाम क्या है? सामान्य डॉल्फिन का नाम है, सामान्य डॉल्फिन को डेल्फिनस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके सवाल बहुत ही आसान थे, सभी सवालों के सीधे सीधे जवाब थे। तो इसके साथ थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग आपका मैट्रिक्स ओलंपियाड का जो पेपर हुआ है 13 नवंबर संडे को 11th क्लास का, उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जो पहला सवाल है आपका, इस पहले सवाल में आपको दे रखे हैं दो सेट ए और बी हैं। तो ए और बी दो सेट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन पे कमेंट कराया गया है। तो अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं, मान लो सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होता है भाई? ये पूरा पार्ट होता है क्या? ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा, करेक्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है? ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी में भी आ रहा है क्या? तो जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट रहा होगा किसका? ए यूनियन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट रहा होगा ए यूनियन बी का, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट।
इस सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे आपसे पूछ रखा है। ए और बी दो इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर के बारे में एक रिलेशन है, एक रिलेशन आपको गिवन है कि ये जो इंटीजर है उन दोनों में ये रिलेशन होना चाहिए 2a² + 3b² जो है वो 35 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है क्या? मैं काम करता हूँ यहाँ से a के लिए सोल्व कर लेता हूँ। तो a² क्या होना चाहिए 35 - 3b²/2, ऐसा ही कुछ होना चाहिए क्या? अब ढंग से देखो, a² और b² इंटीजर्स के स्क्वायर हैं क्या? तो इंटीजर्स के स्क्वायर अगर हैं तो यहाँ से क्लियरली न्यूमरेटर जो है वो इवन होना चाहिए, तभी तो 2 से डिवाइड हो पाएगा। इवन होने के लिए 35 तो ओड है क्या? इसको भी क्या होना पड़ेगा? ओड ही होना पड़ेगा। यानी b² जो आ रहा है वो ओड ही होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। तो सारी वैल्यू जो आप रख सकते हो रख लो। तो सबसे पहले b² की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। 1 और -1 दोनों का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये अगर 1 रख दूं तो फिर a² की वैल्यू कितनी आए भाई? 35 - 3 32, 32/2 16। तो मैं लिख देता हूँ, इधर लिख लेते हैं। b² अगर 1 है तो a² की वैल्यू कितनी आ रही है 16। एक रिलेशन तो ये मिल गया। ठीक है, b² 2 तो 2 का स्क्वायर 4 तो हो नहीं सकता, 3 का स्क्वायर रखो। तो b² अगर 9 हो जाए उस केस में ये क्या बन जाए 9 × 3 27, 8 बचे 8/2, a² कितना हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, क्या b² 5 का स्क्वायर हो सकता है 25 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 25 × 3 75 हो गया क्या? 35 - 75 नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे ज्यादा वैल्यू तो मैं रख ही नहीं सकता। करेक्ट? तो अपने पास यही केस बने खाली। तो इन केस की अगर मैं बात करूं, इन केस की अगर मैं देखूं ढंग से, इन केस को अगर मैं देखूं तो a² अगर 16 है तो a की वैल्यू +-4, b² अगर 1 है तो b की वैल्यू +-1। ठीक है, सिमिलरली a² अगर 4 है तो a की वैल्यू +-2 और b² 9 है तो b की वैल्यू +-3। तो यहाँ से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे टोटल। 4 1, 4 - 1, -1 1, -4 1 और -4 -1। सिमिलरली यहाँ से भी कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 8 पॉसिबल हैं, इतने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में बोल रखा है वो सारे रियल एक्स हैं जिनके लिए मोड एक्स क्या है <2 है। तो मैं अगर सेट ए को डिनोट करूं तो कौन से ऐसे रियल नंबर है भाई जिनका मोड 2 से कम होगा? जाहिर सी बात है -2 से 2 ही रहे होंगे। यही वो नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड मोड ले लूं तो वैल्यू -2 से तो कम ही आई होगी। ठीक है, सेकंड बोल रहा है सेट बी वो है जिसके लिए मोड ऑफ x - 2 क्या रहा होगा? 3 या 3 से ज्यादा। तो फिर x - 2 क्या होना चाहिए? कौन से नंबर है जिनका मोड 3 या 3 से ज्यादा आएगा? या तो 3 या 3 से ज्यादा या -3 या उससे कम, वही तो नंबर रहे होंगे। करेक्ट? तो नंबर रहे होंगे -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये वो सारे नंबर है जिनका मोड ले लूं तो 3 या 3 से ज्यादा आएगा। मेरे को तो x के लिए सोल्व करना है, वही तो b की वैल्यू है सेट b की। तो यहाँ से x के लिए सोल्व करूं तो 2 ऐड कर दूं क्या? तो -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये रहा होगा सेट बी। ठीक है क्या? तो अगर मैं सेट ए और सेट बी दोनों को नंबर लाइन पे मार्क करूं, सपोज ये नंबर लाइन है -∞ से इन्फिनिटी, तो सेट ए जो है वो सेट ए क्या रहा होगा भाई? -2 से 2। सपोज -2 यहाँ कहीं है, 2 यहाँ कहीं है, तो ये जो है ये तुम्हारा सेट ए है -2 से 2 तक। ठीक है क्या? सेट बी को अगर मैं मार्क करूं, सेट बी बोल रहा है -∞ से -1 तक, तो मान लो -1 यहाँ कहीं है और 5 से इन्फिनिटी 5 इधर रहा होगा। ठीक है, तो -∞ से -1 मतलब ये सारा पार्ट और 5 से इन्फिनिटी मतलब ये आगे वाला पार्ट, ये रहा होगा क्या? ये तो तुम्हारा सेट ए है, ये जो लिखा हुआ है कौन सा है? सेट बी है। करेक्ट? अब हमें ऑप्शन से चेक करना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है। मैं सबसे पहले ऑप्शन ए पे आता हूं। ये बोला ए यूनियन बी, तो बताओ भाई ए यूनियन बी क्या आया होगा? ए यूनियन बी में ये वाला पूरा पार्ट आया होगा यहां तक, -∞ से कहां तक? 2 तक आया होगा क्या? हाँ, ये वाला ए में है, ये बी में है। यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, यही तो बना होगा ए यूनियन बी। करेक्ट? तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बोला आर में से सब्ट्रैक्ट करके बताओ। इसी को ऐसा लिख सकता हूं कि आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या 2 को सब्ट्रैक्ट करना है क्या? नहीं, यहाँ तो क्या है ओपन, यहाँ क्या है क्लोज। तो 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नहीं बचना चाहिए, तो 2 हटा दो। क्या 5 को हटाना है क्या? नहीं, 5 को नहीं हटाना है।
5 को रखना है, तो 5 पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होना चाहिए ए यूनियन बी। देखो थोड़ी सी गड़बड़ है, बस यहाँ पे क्लोज की जगह क्या है, ओपन है, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करो, बताओ भी दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? तो कॉमन पार्ट है -1 दोनों में है, 2 नहीं है। -1 2 नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ही तो है, और तो कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं। तो कहां से स्टार्ट करूं? -2 से, लेकिन ध्यान रखना -2 पे ओपन है, -1 दोनों में है, तो -1 पे क्लोज आएगा, ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, -2 से 1 तो है ही नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है B - A, तो B - A होता है, B में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो A इंटरसेक्शन B में भी है। नहीं, तो B में से वो हटा दो, B कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसमें से A इंटरसेक्शन B हटा दो, -2 से -1 तक हटा दो भाई। तो -2 से -1 तक हटा दूं तो क्या बचे, -∞ से लेके, -2 को हटाना है क्या? नहीं, -2 नहीं हटाना है, -2 को रखना है, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखूं R माइनस में, तो क्या लिखूं? R माइनस, -2 को हटाना है क्या? -2 को नहीं हटाना है, 5 को भी नहीं हटाना है, ये दोनों तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। करेक्ट, तो तुम यहाँ गड़बड़ यही कर सकते हो ओपन क्लोज की, ऐसा ही कुछ गिवन है कि ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। 44 पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको गिवन है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, बी में 3 है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 24 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बता दो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो तीनों का प्रोडक्ट ही होता है, Na इंटू एन बी इंटू एन सी, यही होता है। तो ये तुम्हें दे रखा है कितना? 24, ये कितना दे रखा है? 4, ये दे रखा है 3, ये चाहिए, मिल जाएगा क्या? तो ये कितना बन गया? 12 से डिवाइड कर दूं, मतलब सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको फाइंड आउट करना है कि cos 15 डिग्री इनमें से किसके इक्वल है। तो पहली चीज तो एक ऑप्शन सी और डी तो मैं देखते ही निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि cos 15 डिग्री एक्यूट एंगल है क्या, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। ये दोनों तो कैसे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। करेक्ट, तो दोनों को ही चेक कर लो। ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है भाई? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 30/2 करूं तो कितना? 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? और कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मोड भी कर लूं तो भी क्या बनेगा? कोस 15 डिग्री बनेगा, रूट लूंगा तो मोड आएगा, लेकिन 15 डिग्री एक्यूट एंगल है। तो हाँ, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। इसको और देख लो, ये फॉर्मूला भी काम का है। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको x और y दो वैल्यू दे रखी है और z दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ लिया। तो बस ये एंगल को ही फाइंड आउट करना है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर मैं 130 डिग्री देखूं तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कोस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मैं बोल सकता हूँ एक्स तो कैसा है? पॉजिटिव। सेम वाई की बात करो, 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कोस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो वाई कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। ठीक बात है, आगे बढ़ो। जेड के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जेड लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्या? तो साइन 80 डिग्री कोस 80 डिग्री, वो हो जाएगा साइन 160 डिग्री बाई 2 इंटू कोस 130 साइन 130, वो हो जाएगा साइन 260 डिग्री बाई 2। ठीक लिखा हुआ है क्या? तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो ये एंगल तो कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का ही है। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है क्या? 270 से कम है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है क्या? तो 1 में से कुछ कम हो रहा है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ जेड की वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, 1 से तो कम ही रहा होगा जेड जो रहा होगा। ठीक है क्या? लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कुछ भी कर लो, साइन और कोस का प्रोडक्ट, साइन दो साइन का जो प्रोडक्ट है वो 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, -1 से कम नहीं हो सकता। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रहा होगा? -1 से 1 के बीच में रहा होगा। करेक्ट, उसमें 1 ऐड कर दूं तो 0 से 1 ही आया होगा। ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z 0 से 1 है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z 0 से 1 है। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, आपको दे रखा है cos थीटा जो है 1/2 x प्लस 1/x है, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x प्लस 1/x के लिए सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x क्या रहा होगा 2 cos थीटा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्या बचेगा 2 ही बचेगा। इधर क्या आया 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। 4 cos स्क्वायर थीटा को और सिंप्लीफाई कर दो, इसको लिख दो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक लिखा है क्या। तो ये 2 जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसके इक्वल आ गया 2 cos 2 थीटा। और तुमसे क्या पूछा है, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इस सवाल में तुम्हें दे रखा है दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2, mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू mod z3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 0 है। ये एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, तो अगर ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, z1 b है, z2 c है, z3, और तुम्हें दे रखा है कि mod z1 mod z2 और mod z3 इक्वल है, मतलब इन तीनों की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, तो ओरिजिन जो इस ट्राइंगल का क्या लगता है सरकम सेंटर लगता है, ठीक बात है। और z1 प्लस z2 प्लस z3 ये 0 दे रखा है, तो ये 0 है, तो बाई 3 कर दूं तब भी 0 है क्या। ये क्या बन गया इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बन गया, तो सेंट्रोइड भी ओरिजिन है, सरकम सेंटर भी ओरिजिन है, मतलब ट्राइंगल कैसा है, दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहे हैं ट्राइंगल इक्विलैटरल रहा होगा। जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, करेक्ट। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में बोल रखा है इसका आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, 2 इंटू ये बन जाएगा z2 प्लस z3/2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z1। इसका जो आर्ग्यूमेंट है z3 माइनस z2, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी एक वैल्यू π/2 आई होगी। तो आर्ग्यूमेंट जो लॉग फंक्शन की तरह ही काम करता है, तो 2 का आर्ग्यूमेंट तो 0 होता है, उसको हटा सकता हूँ, इसका आर्ग्यूमेंट देख लो खाली। तो z2 प्लस z3/2 क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा। और ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल है तो ये एंगल एल्टीट्यूड भी यही तो होगा, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आया होगा z2 प्लस z3/2, तो z2 प्लस z3/2 माइनस z1, मतलब ये वाले की बात करें इस वेक्टर, और z3 माइनस z2 ये रहा होगा, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक बात कर रहा है क्या। तो एंगल कितना आया होगा 90 डिग्री आया, क्योंकि एल्टीट्यूड ही तो है उसका, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थोसेंट्रिक कोइंसाइड विद सेंट्रोइड, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है, लेकिन उससे ये कैसे पता चला कि एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन बी जो है को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें बोल रखा है कि 4 ऑप्शन है, कौन सा ट्रू है वो फाइंड आउट करो। तो इसमें भी ठीक है, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करनी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम जानते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड वाई। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन पढ़ लेते हैं इसको 11th क्लास में। करेक्ट, तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई की बात करें तो ऑप्शन बी बोले मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इससे छोटा होगा, नहीं ये तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, गलत हो गया। मोड ऑफ एक्स प्लस वाई ज्यादा होगा इससे, ये भी गलत हो गया, इससे तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की बात अगर करनी है तो वाई की जगह माइनस वाई रख दूं क्या, वाई की जगह माइनस वाई रख दूं तो वाई का मोड माइनस वाई का मोड एक ही बात है क्या। इधर क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई मोड एक्स प्लस माइनस वाई का मोड भी क्या होगा वाई, ये रिलेशन होना चाहिए। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल तो नहीं है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ज्यादा है मोड एक्स माइनस मोड वाई से। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 पे आते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड √3/2 प्लस आयोटा/2 और आयोटा जो है √(-1) होता है, तो z⁴ बता दो। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ढंग से देखूं तो इसका मोड क्या है भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड आएगा 3/4 प्लस 1/4, कितना बन गया 1, और आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 यानी 1/√3, कितना बचेगा π/6। तो मैं z को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, आर्ग्यूमेंट तो π/6 है, मोड 1 है e⁻i π/6।
ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तुमसे क्या पूछ लिया, z टू द पावर 69 बताओ, तो हो जाएगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 की पावर 69, तो आयोटा 69 पाई बाई 6। सिंप्लीफाई कर लो, आयोटा ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 30 नहीं 23 पाई बाई 2, करेक्ट। वो 23 पाई बाई 2 को लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा 24 पाई माइनस पाई बाई 2, 24 नहीं 12 पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है क्या, ये 12 लिखा हुआ है, कर लोगे सिंप्लीफाई, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। 12 पाई माइनस पाई बाई 2, करेक्ट। तो 12 पाई माइनस पाई बाई 2 क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 बनेगा, माइनस आयोटा पाई बाई 2 विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए भाई, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बोलो कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन √5। ये जो क्वाड्रेटिक है इनके रूट मान लो अल्फा बीटा है, तो इनका डिफरेंस जो है वो √5 से कम है, ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो डिफरेंस का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के मोड का स्क्वायर लिखो या अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर, एक की बात है। इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये छोटा होना चाहिए किससे, 5 से। इन सब की वैल्यू लिख लो। तो इस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट कितना है, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 लेस देन 5। तो ए स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे, 9 से। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 to 3, तो -3 से 3 होना चाहिए ए। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 में बोल रखा है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म आए होंगे भी, 11 टर्म आए होंगे। तो मिडिल टर्म कौन सा रहा होगा, 6th टर्म रहा होगा। वो 6th टर्म में x की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होता है, 10c5। और 10c5 को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिखूं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है 1 + x टू द पावर m, और बोल रखा है थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस, देन द रैशनल वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू बता दो, सिंपल सी बात ये कर रहा है। तो थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूं, थर्ड टर्म क्या होगा भाई इसमें, mc2x², यही तो बनेगा, नहीं किसके इक्वल दे रखा है, -1/8x²। बट ये बोल रहे हैं नहीं रैशनल टर्म है, तो आपको ये वाली बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं करना है, एनसीआर को सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्या लिखूं, m इंटू m-1/2 फैक्टोरियल विच इज 2 ओनली लिख दूं क्या, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -1/8 के। सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करें तो 4m² माइनस 4m, ये इधर गया तो +1 इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट 2n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आई होगी, 1/2 आई होगी। 1/2 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बाइनोमियल थ्योरम का ही है। आपको देखा 2 टू द पावर 3n - 1 किससे डिवाइड होगा, तो 2 की पावर 3n - 1 जो है, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 टू द पावर n - 1। ठीक बात है क्या, 2 की पावर 3n को लिख दिया, 2 की पावर 3 की पावर n मतलब 8 टू द पावर n, और 8 टू द पावर n को लिख सकते हो 1 + 7 टू द पावर n - 1। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये तो किस टाइप का बनता है, 1 + 7 के टाइप बनेगा, और -1 अगर कर दूं तो 1 तो कैंसिल हो जाए, यानी क्या बना होगा, 7 का मल्टीपल बना होगा। और 7 का मल्टीपल अगर है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, इन सब में तो सिर्फ और सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, बोल सकता हूँ क्या। नेक्स्ट जो सवाल है वो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच द कॉलम का सवाल है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 कॉलम दे रखे हैं, उनमें सेलेक्ट करना है कि कौन से वाला। 2 कॉलम दे रहे हैं, कॉलम 1 में 4 स्टेटमेंट है, कॉलम 2 में उनके आंसर है, करेक्टली मैच करना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किसी भी एक को कर लो उससे आंसर आ जाता है, बट अपन तो सीखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं 4 ऑप्शन सोल्व कर देता हूँ। पी ऑप्शन में दे रखा है एक लिमिट n जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू बता दो क्या ही होगी। तो इस प्रोडक्ट को ढंग से देखोगे, 3 की पावर जो है वो डबल होती जा रही है क्या, -1 -2 -4 ऐसे बन रही है क्या। तो ऐसे सवालों को टैकल करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अब पूरे को 1 - 3 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 की पावर -1 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस पूरे को।
1 प्लस 3 की पावर -2 से लेके 1 प्लस 3 टू द पावर -2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टू द पावर -1। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ढंग से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर यही बना क्या, तो 1 माइनस 3 टू द पावर -2 ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर पावर डबल हो जाएगी क्या, तो लास्ट तक अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस 3 टू द पावर माइनस, ये पावर डबल हो जाएगी, डबल मतलब 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या बचेगा 1 माइनस 1/3 लिख दूं क्या। ठीक है, अब अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या है इंफिनिटी, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और ये कितना बचे 2/3, तो आंसर कितना आ गया 3/2। 3/2 का मतलब है p किससे रिलेटेड है 2 से। ठीक बात है क्या, करेक्ट। q पे आओ, q में तुम्हें सोल्व करना है a प्लस बी प्लस c प्लस डी की प्लस e की वैल्यू बताओ, ये सिग्मा है, तो q अच्छा पार्ट है, q में आपको सिग्मा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बाई मिस्टेक हो गया भाई, m स्क्वायर ही है। देखो ना, ये वैल्यू कब आए, जब n की जगह क्या रखूं 1, और n की जगह 1 रखूं यहाँ पे, तो सिग्मा क्या बचा, k की वैल्यू 1 से 1 तक, 1 से 1 तक मतलब k की वैल्यू 1 ही है, और k की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो ये सिग्मा m की वैल्यू 1 से 1 तक, 1 से 1 तक मतलब m की जगह क्या रखना है 1, और m की जगह 1 रखूं तो m स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना हो जाएगा 1। तो इसमें तो सिग्मा को ही सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या, ध्यान से करना इस सवाल को। तो q 1 से रिलेटेड है, मतलब q क्या होना चाहिए 3, आंसर तो इसी से आ जाएगा, p 2 से तो एक ही ऑप्शन में है, बाकियों में तो है ही नहीं, करेक्ट। बट अपन तो सीखने के लिए कर रहे हैं तो सारे ही कर लेते हैं। r क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, एक इनफाइनाइट जीपी इसका फर्स्ट टर्म 1 है, मतलब ऐसी कोई जीपी रही होगी। और बोल रखा है ईच टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म्स, हर एक जो टर्म है वो आगे आने वाले टर्म के सम का ट्वाइस है, ये बोल रखा है क्या, तो ये भी तो इनफाइनाइट जीपी बनेगी, क्या बन जाएगी r अपॉन 1 माइनस r। सोल्व कर लो, 1 माइनस r किसके इक्वल होना चाहिए 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 1/3 मतलब 4 से, तो r किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड है। हाँ ठीक बात भी है, s किससे रहा होगा 1 से। एक और सीरीज है, क्या पूछ लिया, इसका सम पूछ लिया क्या, मैं ये भी सोल्व कर लेता हूँ, ये सीरीज भी अच्छी है। तो अगर मैं s पार्ट की बात करूँ तो एक सम दे रखा है तुम्हें, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 2/3 माइनस 5/6, है ना। देखो 3 है 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगला 12 होना चाहिए, यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं क्या, तो 8/12 माइनस 11/24, ऐसे ही चल रहा है क्या, करेक्ट। एजीपी है क्या, हाँ ये तो एपी में आ रहे हैं और ये जीपी में, और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो कितना है -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, एक टर्म शिफ्ट कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -2/6, ये बनेगा +5/12, ये बनेगा क्या -8/24, ऐसे चलता जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 इंटू सम, इधर आएगा 2/3, ये सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा -3/6, ये सब्ट्रैक्ट करूं तो +3/12, ये करूं तो -3/24 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखो ये भी तो इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, इस इनफाइनाइट जीपी का सम लिख लोगे क्या, तो 2/3 माइनस इस इनफाइनाइट जीपी की बात करूं तो फर्स्ट टर्म तो कितना है 3/6 है, मैं माइनस इधर ले रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म तो 3/6 है, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है -1/2 है, तो +1/2 हो जाएगा क्या, नहीं तो ये 1/2 है, ये 3/2 है, कितना बचे 1/3, 2/3 माइनस 1/3 1/3, तो 3/2 इंटू सम ये है, तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9 आ जाएगी, 1 से रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है, यही बचा है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। 56 पे आते हैं, 56 में बोला गया pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p, देन rth टर्म विल बी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, बहुत सिंपल सा, मान लो AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो फिर pth टर्म क्या रहा होगा भाई, TP क्या रहा होगा a प्लस p -1 d, ये दे रखा है तुम्हें, किसके इक्वल है q के इक्वल है,
करेक्ट। सिमिलरली क्यूएथ टर्म क्या आया होगा, a प्लस q माइनस 1 d, वो कितना दे रखा है p। इन दोनों से a और d के लिए सोल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो ये तो कैंसिल हो जाए, इधर क्या बचे p माइनस क्यू डी, इधर क्या है q माइनस p, तो d की वैल्यू तो कितनी आ गई -1 आ गई। क्या p और q इक्वल तो है नहीं, क्योंकि अलग अलग टर्म है, करेक्ट। तो d की वैल्यू -1 यहाँ रख दूं तो ये मिल जाएगा, तो a तुम्हारा हो जाएगा q माइनस p माइनस 1 इंटू डी विच इज -1 ओनली, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, a बन जाएगा q प्लस p माइनस 1, ये आ गया। तुमसे पूछा क्या है, rth टर्म बता दो, तो rth टर्म हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू तो कितनी है p प्लस q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p प्लस q माइनस r, ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। p प्लस q माइनस r किस में भी b में, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जीपी का है, आपको बोल रखा है कि जीपी का फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 448 है और सारे टर्म का सम जो है वो 889 है, तो कॉमन रेशियो बता दो क्या रहा होगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो लास्ट टर्म अगर 448 है, लास्ट टर्म हो जाएगा a r, कॉमन रेशियो मान लो r है टू द पावर n माइनस 1, ये कितना होना चाहिए 448 होना चाहिए, तो ऐसे r टू द पावर n माइनस 1 क्या होना चाहिए भाई, 7 से डिवाइड कर दूं क्या, 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 464 बचना चाहिए क्या, एक रिलेशन तो ये है, ठीक है। और दूसरा बोल रखा है सम, जीपी का सम होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये दे रखा है 889, 7 से डिवाइड कर दो, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करूं तो 1 2 14 आएगा, 49 मतलब 7, ये होना चाहिए, ठीक है। तो r की जो वैल्यू है इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इन दोनों रिलेशन में किसको एलिमिनेट करना है, r को। तो एक तरीका तो कैलकुलेशन है, लॉग लेके सोल्व कर लो, है ना, बहुत लेंथी बनेगा। दूसरा आसान तरीका भी, आसान तरीका क्या है, r टू द पावर n माइनस 1 अगर 64 है तो r 5 तो नहीं हो सकता, 5 की कोई भी पावर इवन तो नहीं आ सकती है, 3 भी नहीं हो सकता, ठीक बात है क्या। दो ही ऑप्शन बचे, या तो 2 रहा होगा या 4 रहा होगा, करेक्ट। रख के चेक कर लो, दोनों से पता चल जाएगा। जैसे r की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो ये 2 की पावर n माइनस 1 कितना आ रहा है 64 है क्या, तो n माइनस 1 2 की पावर 6 लिखा है शायद ये, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, r की वैल्यू 2 n की वैल्यू 7, इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, ये और चेक कर लो। तो r की वैल्यू 2 है तो ये तो 1 हो जाए, 2 की पावर 7 माइनस 1 127, हाँ होता तो है, 2 की पावर 7 होता है 128, करेक्ट। सिमिलरली आप 4 रख के चेक करोगे तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसे सवालों में यही किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो लेंथी है थोड़ा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपको पूछा है सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, एक सीक्वेंस गिवन है उसके n-1 टर्म का सम बताओ। तो अगर ढंग से देखोगे पहले इसका tn लिखो, तो tn nth टर्म, फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, थर्ड में 3 आ रहा है, तो n ऑड नंबर का सम ही लिखा होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेके कहां तक, nth ऑड नंबर होता है 2n माइनस 1, ठीक है क्या। और ये भी हम जानते हैं कि n ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है, करेक्ट। फर्स्ट n ऑड नंबर का जो सम है वो n स्क्वायर के इक्वल आता है, तुम्हें इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा n स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखें कितने टर्म का, n का नहीं, n माइनस 1 टर्म का। तो n टर्म का सिग्मा हम जानते हैं, n टर्म का सिग्मा होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n टर्म का सिग्मा तो यही होता है क्या। तो n की जगह क्या रिप्लेस कर दो, n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 रखो तो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में ऑप्शन ए मत करेक्ट कर देना, n टर्म का सम नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है n माइनस 1 टर्म का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपको दे रखा है y जो fx के इक्वल है और ये fx है ax प्लस b अपॉन cx माइनस a, तो x के लिए सोल्व करके बता दो, बस यही बोल रहे। तो x के लिए अगर मैं सोल्व करूं यहाँ से, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी, तो cxy माइनस ay इज इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ से अगर x के लिए सोल्व करना है, x हो जाएगा ay प्लस b डिवाइडेड बाई cy माइनस a, ये आया होगा x, करेक्ट।
और अगर मैं ढंग से देखूं तो ये एफ ऑफ वाई तो लिखा हुआ है, नहीं x की जगह y रखूं तो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी अपॉन सी वाई माइनस ए, ये लिखा हुआ है। तो x किसके इक्वल आया होगा, एफ ऑफ वाई के इक्वल आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें आपको दिया है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज बता दो क्या रही होगी, वो तुमसे पूछ लिया, करेक्ट। तो एक क्वाड्रेटिक ही तो गिवन है, अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं ढंग से लिखूं तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा, यहाँ कितना है 7 माइनस 2, करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया गया। अब अगर इसमें x की सारी वैल्यू भी रख दूं तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 0 से इन्फिनिटी ही रही होगी, नहीं, और 0 से इन्फिनिटी में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाए, -2 से लेके इन्फिनिटी। इस क्वाड्रेटिक की जो रेंज आ रही है वो क्या आई होगी, -2 से लेके इन्फिनिटी, ये आई होगी, करेक्ट। तो ये आपका पेपर था भाई, होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है किसी सवाल में जो उस टाइम पे आप नहीं कर पाए तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन।